Students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 12, textbook for class 12, chapter 5, first part of the chapter. Means this chapter I'll cover in the, because so many points are there. Here you see DNA, structure of the mitochondria, RNA, word replication, transcription. ये कई टॉपिक्स हैं, तो इनको हम दो दो कई उसमें कवर करेंगे वीडियोस में. चैप्टर 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पार्ट 1. जैसा कि आप जानते हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी में पुनित स्क्वायर, मेंडल्स लॉज, किस तरह से करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. तो जो मॉलिक्यूल बेस्ड जिससे करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इनहेरिटेंस को करते हैं, तो वो तो नहीं अभी क्लियर है. करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, दैट इज ओवर, लेकिन कैसे होते हैं ये अभी नहीं पता. तो ओवर द हंड्रेड्स ऑफ द ईयर द नेचर ऑफ द putative genetic material मतलब was investigated, culminating in the realization that deoxyribonucleic is the genetic material. कई साल से ये जो डिस्कवरी चल रही थी उसमें ये मटेरियलाइज किया गया. डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल है एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्लास 11th में आप न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स ये सब पढ़ चुके हैं. तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द फाउंड इन द लिविंग सिस्टम. जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और आरएनए की. और डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो मैक्सिमम होते हैं जेनेटिक मटेरियल. बट आरएनए आल्सो एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल. आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ वायरसेस में फंक्शन. लेकिन आरएनए का मेन फंक्शन है एज ए मैसेंजर, मींस मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले आना. सो आरएनए हैज एन एडिशनल रोल. इसके साथ साथ आरएनए का एक एडिशनल रोल है मैसेंजर का भी. इट्स फंक्शन एज एडाप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज ए कैटालिटिक, मतलब रिएक्शंस को तेज या धीमा करना, दैट इज द कैटालिसिस. कैटालिटिक मॉलिक्यूल होता है अडॉप्ट करना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. 11th में यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. पॉलीमर्स कैसे बनते हैं. हियर वी आर गोइंग टू डू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द डीएनए. ये आपका है ना डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ search of the genetic material. Replication, कैसे replicate होते हैं. Process of making RNA from DNA, means DNA से RNA कैसे बनता है. तो formation of RNA from DNA, that process is called transcription. And the genetic code that determines the sequences of amino acids in the protein. और जो जेनेटिक कोड, जो सीक्वेंस अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड्स में ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मतलब इससे कैसे प्रोटीन्स है, क्योंकि डीएनए और आरएनए बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं. एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, कैसे ये रेगुलेट होते हैं, सेल में पास होते हैं, मतलब. सो द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome, यानी कि ह्यूमन जीन्स में जो न्यूक्लियोटाइड की वजह ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, मतलब पिछले डिकेड में किस तरह से न्यू एरा ऑफ जीनोमिक, मतलब जैसे जैसे हमको जीन्स की डिस्कवरी और रिसर्चेस होते जा रहे हैं. तो ये इन द लास्ट सेक्शन एसेंशियल्स ऑफ द ह्यूमन, एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेशन विल आल्सो बी डिस्कस्ड. मतलब जैसे होंगे तो ह्यूमन जीनोम के क्या एसेंशियल्स हैं, सीक्वेंसिंग कैसे होती है, उनके कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन सब पर भी हम डिस्कस. तो लेट अस बिगिन फर्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल सिस्टम जेनेटिक, दैट इज डीएनए. यानी कि डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर. वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज द मोस्ट एबंडेंट. ये सबसे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, मतलब डीएनए से ही आरएनए बनता है. तो देखिए पहले हम करते हैं डीएनए. सो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर चेन, एक चेन है लंबी जिसे कि हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड
as the number of nucleotide. जो लेंथ होती है ये नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि कई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, एंड ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि बेस पेयर्स उसमें कितने प्रेजेंट हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये बेस पेयर, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कितने बेस पेयर्स उसमें प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल्सो करेक्टराइज है बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज 174 मीन्स 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, इतने न्यूक्लियोटाइड। बैक्टीरियोफेज लैम्डा इट हैज 4800 502 बेस पेयर्स, बीपी यानी बेस पेयर्स होते हैं, और ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए तो उसका हाफ हो जाता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं कैसे ये लॉन्ग पॉलीमर चेन फॉर्म करता है। तो लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। भाई डीएनए आरएनए में बहुत, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं दो तरह की होती हैं, प्यूराइंस होती हैं और पायरामाइडिन्स होती हैं, है? तो जैसे आरएन न्यूक्लियोटाइड दे हैड 3 कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती है उसमें पहले नाइट्रोजनस बेस होती है, पेंटो शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइबोज होती है, आरएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो दो तरह की नाइट्रोजनस बेस होती है, एक तो होती है प्यूरिन्स और एक होती है पायरामाइडिन्स। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होती है, पायरामाइडिन्स में साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये तो दो बेसिस हो गए, प्यूरिन्स एंड पायरामाइडिन्स होती हैं, और साइटोसिन कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। जैसे होता है थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स ऑफ 1 कार्बोस पेंटोस शुगर। जैसे ये देखिए, ये जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स होते हैं ये जो होते हैं पेंटोस शुगर, ये है शुगर मॉलिक्यूल, और ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स और बेस पेयर, इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, ये जो एडेनिन और थाइमिन जो दो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन और ये शुगर, सिर्फ अगर हम इसको इतना कंसीडर करें, ये चीज इतनी, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये शुगर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है? तो अब यहाँ देखिए, ये इधर हम आपको बता रहे थे कि nitrogen base linked to the hydroxyl bonds of 1 carbose pentose sugar through the nitrogen glycoside. Glycoside base is linked to hydroxyl 1 pentose sugar through the nitrogen glycoside linkage to form nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये बेस पेयर और ये शुगर मॉलिक्यूल, ये देखिए ये शुगर मॉलिक्यूल और बेस पेयर, इनको मिलाकर के न्यूक्लियोसाइड। अब इस बेस पेयर के साथ अगर हम फास्फोरस मॉलिक्यूल भी ले लेते, फास्फोरस भी ले लेते, तो फास्फोरस प्लस शुगर प्लस न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर, इनको मिलाकर के हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। न्यूक्लियोटाइड और शुगर मॉलिक्यूल इनको मिला के न्यूक्लियोसाइड, और ये शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फोरस, इनको मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन मतलब शुगर प्लस ग्वानिन प्लस डीऑक्सी ग्वानोसिन मतलब शुगर मॉलिक्यूल प्लस ग्वानिन मॉलिक्यूल, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, एंड यूरेडिन और डीऑक्सी थाइमाइडिन, यानी कि जो ऑक्सीजन थाइमिन इनको इसको मिला करके जो मॉलिक्यूल बनेगा। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ऑफ फाइबर, अगर इसके साथ फास्फोरस बॉन्ड लिंक कर जाता है, फॉस्फोरस बॉन्ड हो जाता है लिंक, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोर लिंकेज करस्पॉन्डिंग, तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि फॉस्फोरस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला के तब हम कहते हैं टू न्यूक्लियोटाइड, दे आर लिंक्ड थ्रू 3 to 5 फॉस्फोराइड, ये फॉस्फेट 5 और 3 फॉस्फोडाइज, जस्ट ये 5 to 3 linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain.
तो जब कई न्यूक्लियोटाइड जाने होते हैं तो उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, तो पॉलीमेरेज दस फॉर्म एट वन एंड is free phosphate moiety 5 end of the sugar, which is referred to as 5 end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end, polymer sugar has a free hydroxyl 3 carbon, which is referred as 3 end of the polynucleotide chain. And the backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. And nitrogen base link the sugar project from the backbone. देखिए, ये एडेनिन और थाइमिन मॉलिक्यूल होते हैं। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है, तो ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, यानी कि एक 5 एंड 5 एंड 5 एंड 5 एंड जाता है, और ये जो 5 एंड है, और यहाँ पर जो ये फॉस्फोरस मॉलिक्यूल 5 एंड और ये 3 एंड, ये इन दो न्यूक्लियोटाइड दो फॉस्फोरस बॉन्ड्स के बीच में, ये है फॉस्फोरस, ये है फॉस्फोरस, ये तीन के बीच में ये जो 3 to 5 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब जैसे ये देखिए, और ये दो न्यूक्लियोटाइड अगर इसको हम ट्विस्ट कर दें, डीएनए, ये वॉटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल है, उसी में वही आप इसमें भी पढ़ेंगे, अगर इन दोनों को हम ट्विस्ट कर दें, ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर कौन से हैं, ये बेस पेयर है, और इस बेस पेयर में ये जो एसिड बने, ये जब शुगर फॉस्फेट, ये क्या है हमारा, ये दैट इज द बैकबोन। एंड हियर जैसे आप लैडर अगर सीढ़ी करें, तो ये सीढ़ी की स्ट्रेट है और ये बीच में पैर रख के जिससे हम चढ़ते हैं वो है, तो इस तरह से ये सीढ़ी के थे, और एक एक्सिस पे, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस जो जस्ट बनाती है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक शुगर, तो ये जो एक्सिस शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, इन दो बेस पेयर्स के 3.4 एंगस्ट्रॉम था, इन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम्स का डिस्टेंस होता है, ये बेस पेयर्स होते हैं। तो यही इसमें आपको बताया, ग्रुप विच इज 3 बॉन्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ये बैकबोन क्या है, शुगर और फॉस्फेट, ये शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड से जो होती है ये बैकबोन है, ये मतलब से जो ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बनता है ये फॉस्फेट बॉन्ड से होता है। आरएनए में क्या होता है, एवियो न्यूक्लियोटाइड जैसे एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन द राइबोस। इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, 5 मेथल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन होता है। तो डीएनए इसमें क्या होता है, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, DNA acidic substance in the nucleus, first identified by Frederick Mesher in 1869. He named it as nucleon. उन्होंने जो DNA न्यूक्लियन नेम दिया, न्यूक्लियन, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस इन आइसोलेटिंग, क्योंकि तब तक हमको जीन्स के बारे में पता नहीं था, जीन्स की डिस्कवरी उसके बाद हुई है, तो लिमिटेशन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटर, मतलब आइसोलेट यानी अलग करना पॉलीमर चेंज को, elucidation of the structure DNA remained elusive for a very long, मतलब बहुत टाइम तक हमें उसके बारे में पता नहीं चला। It was only 1953, मतलब 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, मतलब वॉटसन है क्रिक, दे बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय म्यूरिस, जो एक्सरे डाटा म्यूरिस ने प्रोड्यूशन किया, तब उन्होंने देखा कि विल्किंस रोस्टेलिन प्रपोज्ड वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल डीएनए का दिया। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर पोजीशन पेस्ट बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज है, तो द पोजीशन आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो एडविन चाइगेफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए उन्होंने दिया, रेशियो बिटवीन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन दे आर कांस्टेंट एंड इक्वल, यानी कि एडेनिन थाइमिन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दो के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम का ही होता है, या 0.34 नैनोमीटर मिलीमीटर। तो बेस पेयरिंग है, ये कंफर्म्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द polynuclear chains, they are said to be complementary to each other and therefore sequence of bases on the strand is known as their strand are predicted. If strand DNA, let us call it as a parental DNA, template for synthesis of new strand, the double stranded DNA, अगर जब डीएनए जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो इसमें क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होकर के बाद वो अपना पेयर खुद बनाते हैं, तो उसी से ग्रोथ होती है एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, तो जैसा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल उसको दोबारा प्रोड्यूस करते हैं, तो जेनेटिकल, तो सेलियन फीचर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की क्या होते हैं, इट
ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज का बना होता है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसका बैकबोन शुगर और फॉस्फेट, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ये देखिए शुगर फॉस्फेट, ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये शुगर मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिसके हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर ये साइटोसिन और थायमिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड अटैच्ड रहते हैं। 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी 5-3-3-5, जो एंटी पैरेलल होती हैं 5-3-3-5 पे जाती हैं। 2 बेसेस इन स्ट्रैंड्स पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये बेसेस जो होते हैं ये जो 2 बेसेस आपस में जुड़ी होती हैं, ये हाइड्रोजन, ये देखिए एंटी पैरेलल, एक 5 एक 3, दोनों अलग अलग तरह के। ये 5 बॉन्ड जो एंटी पैरेलल होती है वो 3 बेस पेयर से जाती है। दे आर एंटी पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन opposite strand, while guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. So always purine comes opposite to purine और pyrimidine हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहती है। That generates approximately uniform distance between the 2 strands, यानी कि ये प्यूरिन्स पायरिमिडिन। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहती, एडेनिन थायमिन से हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड रहती। तो ये प्यूरिन बेसिस है, ये पायरिमिड है, ये अलग, इससे कॉम्प्लीमेंट्री, ये अलग। अगर ये 5 जैसे है, ये 5 to 3, ये 3-5 नीचे है, ये 3 to 5 है, यानी कि ये एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एंटी पैरेलल जाती हैं दोनों के। सो 2 चेन्स आर coiled in a right-handed fashion. Pitch of the 3.4 angstrom nanometer of any 3, they are roughly 10 base pairs in, जो एक उसमें 10 base pairs होते हैं। जैसे ये हम देखते हैं, ये एंटीपेयर जो बेस पेयर है, तो जब मॉलिक्यूल एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसे 1 पेयर का में, तो एक उसके बीच में 5 बेस पेयर्स होते हैं। तो जब ये पूरा एक साइड डस्ट करती है तो इसमें 10 बेस पेयर्स बनते हैं। The distance between the base pairs in a helix is a 0.34 नैनोमीटर। ये 0.34 नैनोमीटर होता है, ये 2 बेस पेयर्स के डिस्टेंस, ये बेस पेयर है, एक ये बेस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। Plane of one base pair stacks over the other in a double helix। एक डबल हेलिक्स है तो एक बेस पेयर जो स्टैक्स विद द अदर डबल है, इसका पेयर दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री चेन के साथ कंबाइन होता है। If we compare the structure of purines and pyrimidine, you can find out why distance between 2 polymer chain in DNA remains almost constant। अगर आप इसको देखें तो ये जो बेस पेयर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, बेस पेयर्स के डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। So proposition of a double helix structure DNA simplicity spelling genetic implication because फ्रांसिस ये क्रिक जो है, he proposed central dogma in a molecular biology states that genetic information always from DNA to RNA in protein। जो central dogma है, DNA duplicate होता है, ट्रांसक्रिप्ट, when DNA forms messenger RNA through the process of transcription, messenger RNA से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब इसमें क्या होता है, in some viruses flow of information is reverse direction, that is from RNA to DNA। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री के जस्ट होता है कि हाउ द फॉर्मेशन अकर्स। द नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एज यू नो ऑलरेडी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा डीएनए है, इतना लंबा है, ये उस छोटी सी जगह में कैसे पैक हो जाए, इसकी पैकेजिंग जो है डीएनए हेलिक्स की किस तरह से होती है। अब यू टेक द डिस्टेंस 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, यानी कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस जो होता है, जो अंतर होता है वो 0.34 नैनोमीटर से इंटू, मतलब 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 0.34 इंटू 10 to the power 9 मीटर्स। और डीएनए डबल हेलिक्स है, जैसे तो 2 हेलिक्स है, ये देखिए ये है ट्विस्टेड होता है, 2 हेलिक्स होते हैं, बीच में ये 2 बेस पेयर्स एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इन 2 के बीच में डिस्टेंस जो होता है 0.34 नैनोमीटर होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें सिंपली एक मैमेलियन सेल की तरह, तो अगर इसको हम इसके डिस्टेंस और बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, क्योंकि एक हेलिकल स्ट्रक्चर में, एक राउंड में
10 बेस पेयर्स आते हैं। एक वेसिकल्स में 5 बेस पेयर्स होते हैं, और जब इसको हम पूरा एक राउंड यूँ करके यूँ, तो जो एक राउंड होता है पूरा, ये एक राउंड में 10 बेस पेयर्स आते हैं। अगर इसको हम 10 बेस पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स अबाउट 2.2 मीटर। तो इसका एवरेज जो है वो 2.2 मीटर के आसपास आता है। तो लेंथ इज़ फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द, जो अंदर न्यूक्लियस का डायमेंशन बहुत कम होता है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो ये हाउ लॉन्ग, तो ये जो लॉन्ग पॉलीमर चेन्स होती हैं ये किस तरह से इसमें पैक्ड होती है। इफ़ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, अगर जो एशिया ई कोलाई डीएनए का है ये 1.36 mm होता है। अब इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में दे डू नॉट हैव डेफाइंड न्यूक्लियस, इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड होता है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रूआउट, डीएनए जो है सेंटर में स्कैटर्ड होता है क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है, एंड इट इज़ हेल्ड विथ सम प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होती हैं उससे हेल्ड होता है जो कि पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हें रीजन जो होते हैं उसी रीजन को जितने सेंटर में रीजन, जैसे ये सेल है तो इसके सेंटर में इतना रीजन, बस इस पोर्शन में वो डिस्पर्स होगा, उसका डिस्पर्सल सेल के सेंटर में होगा। मान लीजिए अगर ये सेल है तो इसके सेंटर रीजन इतना है, इतने में ही वो डिस्पर्स होता है जिसमें कि वो प्रोटीन्स पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और उस पोर्शन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। इनमें जो होते हैं ये लूप्स के हैं, आप ये देख रहे हैं ये लूप्स होते हैं, ये लूप्स के फॉर्म में, ये डार्क और लाइट स्टेन, अभी हम आपको बताते हैं आगे। तो न्यूक्लियोइड में होता है। अच्छा, यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। जो बेसिकली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन उनको होते हैं। तो प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड। अबंडेंस मतलब कितना ज़्यादा अमीनो रेसिड्यू, जो अमीनो रेसिड्यू प्रेजेंट होता है उसमें जो वो होता है लाइसिन और आर्जिनाइन के फॉर्म में। लाइसिन और आर्जिनाइन के फॉर्म में जो बेसिक अमीनो एसिड के रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जो अमीनो एसिड ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। डीएनए हिस्टोन्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म इन द यूनिट मॉलिक्यूल्स, इसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको हिस्टोन ऑक्टोमेयर कहते हैं। तो ये हिस्टोन ऑक्टोमेयर जो होता है वो ये आप देखिए, ये हिस्टोन ऑक्टोमेयर राउंडेड जो चार्ज पार्टिकल्स डीएनए 8 मॉलिक्यूल्स को बना के ये होता है। तब इसमें क्या होता है, जो ये डीएनए होता है ये इसके आसपास रैप्ड होता है। कोई भी चीज़ देखिए अगर छोटी सी में रैप होगी, आप छोटा सा बोला देखिए वूल का है जैसे, तो वो रैप्ड होगी तो उसमें उसकी लेंथ ज़्यादा होगी छोटी ही जगह में। तो इसीलिए इसमें जो हिस्टोन ऑक्टोमेयर होता है ये निगेटिवली चार्ज डीएनए, इट इज़ रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमेयर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। ये देखिए ये न्यूक्लियोसोम है जो पॉजिटिव जो हिस्टोन ऑक्टोमेयर है। इस हिस्टोन ऑक्टोमेयर में ये, तो जो हम एक बेस पेयर का होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसी हिस्टोन ऑक्टोमेयर में। टिपिकल न्यूक्लियोसोम इट का 200 बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स, 200 बेस पेयर्स होते हैं जो कि डीएनए हेलिक्स, एक में 10 होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम इट कैन रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस। तो यही न्यूक्लियर जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कई न्यूक्लियर होते हैं तो उसी को हम क्रोमोटिन थ्रेड्स बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्टेन कलर्स बॉडीज़ होते हैं। अब ये जो अगर इनको जैसे बीट्स ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जैसे एक लेंथ में जैसे होता है ना, ये बीट्स अटैच्ड होते हैं उसके फॉर्म में होते हैं। अगर इन बीज को इसको पैक्ड करके क्रोमोटिन फाइबर्स को फॉइल, अगर इसको मेटाफेज स्टेज में देखें तो प्रोकैरियोटिक मटेरियल जो होते हैं बहुत हाई लेवल पर एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन्स इनको चाहिए होती, तो कलेक्टिवली दे आर रिफर्ड एज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं जैसे ये जो होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स होते हैं इन अ टिपिकल न्यूक्लियस को। अगर ये पैक अगर इनको स्टेन करें हम, सम रीजन्स ऑफ दे आर लूजली पैक्ड and referred to as euchromatin and some are densely packed, उनको heterochromatin। यानी अगर आप इस न्यूक्लियस के चार्ट देखें तो जो ये लाइट कलर्ड है इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, ये लूजली पैक्ड होते हैं। और जो ये डार्क कलर्ड होते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये जल्दी रिएक्शन टूटते नहीं हैं, इनके बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके बॉन्ड्स स्लो होते हैं। तो इसीलिए तो यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी मोर एक्टिव। जो यूक्रोमेटिन है
इसको हम एक्टिव बोलते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन है इट इज़ इनएक्टिव, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जल्दी से डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा कि कैसे न्यूक्लियस उसमें टाइट होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल की सर्च होती है, देखिए जब पहले इन लोगों ने जो मैंडस ने अपने एक्सपेरिमेंट किए उस वक्त भी हमको डीएनए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद और भी मटेरियल जो डिस्कवर हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने मैकेनिज्म जेनेटिक इनहेरेंस मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डिस्कवरीज हुई, वॉल्टर सटन, थॉमस मॉर्गन वगैरह ने, साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने क्रोमोसोम बेस पे स्ट्रक्चर पे अपने अपने व्यूज़ रखे एंड द न्यूक्लियस, बट स्टिल व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इन सब के बाद ही एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल कौन सी चीज़ है, इसके बारे में क्लियर कट अभी तक नहीं पता चल पाया था। उसके बाद 1928 में ट्रांसफरिंग फेडरिक ग्रिफ्थ ने सीरीज ऑफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, मतलब बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, जिससे न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही हैड चेंज द फिजिकल फॉर्म, मतलब फिजिकल फॉर्म जो है उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट्स के दौरान चेंज किया। तब उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, दैट इज न्यूमोकोकस बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो किया कल्चर प्लेट में, तब उन्होंने देखा कि प्रोड्यूस स्मूथ, एक में स्मूथ साइनी कॉलोनीज होती हैं, उनको उन्होंने एस से रिप्रेजेंट किया। दूसरे में जो है रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं, उनको उन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया। दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन स्मूथ बैक्टीरिया दे हैव ए म्यूकस। वो शाइनी क्यों थी? क्योंकि उसमें म्यूकस प्रेजेंट था, पॉलीसैकेराइड कोट था, मतलब जो है शुगर का कोट प्रेजेंट होता तो शुगर साइनी होती है। जो रफ था उसमें शुगर कोट नहीं था। वन माइस इन्फेक्टेड विथ साइनी वायलेंट, जो इन्फेक्टेड स्ट्रेन से, तो माइस के ऊपर उसको इंजेक्ट किया तो वो डाई हो गई निमोनिया इन्फेक्शन। बट माई इन्फेक्टेड विद रफ स्ट्रेन दे डू नॉट डेवलप। जो रफ स्ट्रेन था तो उससे क्या हुआ कि वो उसमें निमोनिया का इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो नहीं मरी। जब स्मूथ शाइनी स्ट्रेन से इंजेक्ट किया तो मर गए, रफ स्ट्रेन से किया इंजेक्ट किया तो वो जिंदा बन गए। तो इसमें ही एबल टू एक्सेप्ट दैट बैक्टीरिया बाई हीटिंग। उसके बाद उस बैक्टीरिया को उन्होंने हीट किया, हीटिंग किल्ड एस स्ट्रेन, इंजेक्टेड टू माइस डिड नॉट किल दैम। अब जब हीट किल्ड द सल्फर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू द माइस, तो माइस ले गई, तभी माइस ले थी, यानी कि हीट करने से उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ। अब अगर एस स्ट्रेन को हीट किल्ड तो प्लस उसको आर स्ट्रेन मिलाया और उसको इंजेक्ट किया तो माइस मर गई, यानी कि हीटिंग किल्ड आर स्ट्रेन को वो इफेक्ट नहीं कर पाया। व्हेन ही इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ किल्ड एस एंड आर बैक्टीरिया देन द माइस डाइड। ही रिकवर्ड लिविंग सल्फर बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। अब जो डेड माइस है जो सल्फर बैक्टीरिया निकालता, तो उसमें से उन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया somehow have been transformed by the heat killed S strain बैक्टीरिया, कि जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए हीट किल्ड से एस स्ट्रेन बैक्ट। जो हीटिंग किल्ड किया तो हीटिंग किल्ड से जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए। तो जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट स्किल, तब उससे क्या आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज रफ स्ट्रेन, वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बिकम वायलेंट, मतलब जो रफ स्ट्रेन था वो फिर से स्मूथ स्ट्रेन पॉलीसैकेराइड कोट डेवलप कर दिया उसने। दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्यों हुआ? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से। बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज दैट, बट ये जेनेटिक मटेरियल ही था, वही चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, क्या हो रहा था नहीं हो रहा था इस चीज़ को वो लोग नहीं समझ पाए। अब इसके जो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो होते हैं, ओसवाल्ड एवरी, कॉरन मैकलेड और जो मैकिन कार्टे ने, कि जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी प्रोटीन, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन है, क्योंकि दे वर्क ऑन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में। तो जो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट है, तो इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड द बायोकेम, जैसे प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्स्ट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वंस को ट्रांसफॉर्म, लाइक आर सेल्स टू एस सेल, रफ सेल से एस सेल्स कैसे ट्रांसफर। तो डिस्कस दैट डीएनए एलोन, कि डीएनए एक जो होते हैं शाइनी बैक्टीरिया से कॉज द रफ बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। देन दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उन्होंने डिस्कवर की प्रोटीएसेस जो है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनए आरएनएजेस मतलब आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम,
प्रोटीनेसिस यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव, इनसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्म जो इफेक्ट होता है, जो सब्सटेंस जैसे प्रोटीन इज नॉट ए प्रोटीन नाइदर आयरन है, क्योंकि डाइजेशन विद डीएनएस डिड इनहिबिट इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डीएनए जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कंक्लूडेड डीएनए द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस, सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं उससे कन्विंस नहीं हुए थे। दे इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। सो हाउ द डीएनए जेनेटिक मटेरियल, देखिए unequal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Hershey and Chase. They worked with the viruses that infect bacteria. Viruses infect bacteria, उसको हम bacteriophage कहते हैं। What are bacteriophages? The viruses that infect bacteria, they are called bacteriophages. And bacteriophages attaches to the bacteria and its genetic material that enters the bacterial cell. तो जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल में एंटर करते हैं बैक्टीरिया सेल, दे ट्रीट वायरल जेनेटिक मटेरियल, इट वाज इन सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वायरस। तो ये जो वायरसेस उनके अंदर थे, तब उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया है कि जिसमें इट वाज द प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस एंटर द बैक्टीरिया। प्रोटीन कोड तो एंटर नहीं होता है, सिर्फ डीएनए मटेरियल ही एंटर होता है लिविंग सब्सटेंस में। तो उन्होंने क्या, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, मतलब एक कंटेंट जो मीडियम है जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और एक कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। तो वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, दे कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, उसमें डीएनए था लेकिन प्रोटीन नहीं था। और डीएनए कंटेनिंग फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर, दे रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो उसमें चूँकि सल्फर नहीं था, एक में इन्होंने दो में है, मतलब बैक्टीरियोफेसिस में कि एक में प्रोटीन लेवल सल्फर, एक वन कंटेनिंग द फॉस्फोरस। तब इसमें इन्होंने क्या देखा कि रेडियोएक्टिव फेजेस दे वर अलाउड टू अटैच विद द ई. कोलाई बैक्टीरिया, बट एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड वायरल कोट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय सिटिंग इन द ब्लेंडर and the virus particles separated from the bacteria by spinning them in the center। जो इसको स्पिन करके ये वायरस जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो ये तो बाहर रह गया, खाली जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। तो बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस एंड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, एंड दैट डीएनए वॉज द मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। जो डीएनए जो मटेरियल था ये जो है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर गया। So indicating that DNA was the material, it is passed from virus to bacteria. उसके बाद क्या हुआ, infected virus radioactive proteins they were not radioactive। तो उन क्या इंडिकेट करते हैं कि proteins did not enter the bacteria from the virus। जो प्रोटीन थे वो उसमें एंटर नहीं, क्योंकि कोट तो बाहर रह गया। तो डीएनए देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये इससे पास हुआ। इसमें भी देखिए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो इन्फेक्शन हुआ ये पास हुआ, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरिया। अब जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ तब इसमें ब्लेंडिंग यानी कि ग्रोथ हुई, दोनों में ग्रो करके फिर ये सही। तो नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द एस सेल, हियर रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द एस सेल। क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस डीएनए मटेरियल था, विथ सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेट्रल, बट हियर नो रेडिएटिव डिटेक्टेड इन द सुपरनेट्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटीन को जो साइंटिफिकली होता है इसमें जो डीएनए मटेरियल था, इसमें डीएनए मटेरियल है, क्योंकि फास्फोरस कंटेंट जो फास्फोरस प्रेजेंट होता है वो सिर्फ डीएनए में ही होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस, देखो इट इज़ क्लियर दैट डिपेंड प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज ए जेनर वाज अनइक्वली रिजॉल्व फ्रॉम द Hershey Chase। इन्होंने क्या स्टेप किया, डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल बट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर डीएनए, बट व्हाट ही बिकेम that DNA acts as a genetic material but subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material। जैसे TMV है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसमें जो है RNA जो मटेरियल है। तो आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाई डीएनए इज प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल RNA, जबकि RNA डायनेमिक इट्स एक्ट्स एज ए मैसेंजर अडाप्टर प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में RNA भी डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है। तो रिकॉल केमिकल डिटेक्ट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें ये चार कंडीशंस हों तभी वो जेनेटिक मटेरियल। इट शुड बी एबल टू जनरेट एंड रिप्लिकेट,
तो जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए में ही होता है। स्टेबल केमिकली एंड केमिकली और स्ट्रक्चर उसका वही स्टेबल हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्केप फॉर स्लो चेंजेस, उसमें स्लो चेंजेस हों जिससे कि म्यूटेशंस और एवोल्यूशंस के चांसेस बनते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के साथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, because base pairing is complementary and both the nucleic acid DNA RNA they have the ability to direct the, मतलब DNA और RNA दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट्री एबिलिटी थी, अगर उनके स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाए तो वो रिप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैपेसिटी जो मॉलिक्यूल्स में होती है जैसे प्रोटीन्स में नहीं होती है। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू स्टेबल, नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द, जो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सा रहना चाहिए, ना कि एज और लाइफ साइकिल में चेंज। तो डीएनए कभी चेंज नहीं होता है, डीएनए एज इट इज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। चेंज फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन, स्टेबिलिटी one of the properties of the genetic material which was very evident in the Griffith experiment that killed the bacteria. At least they did not destroy the genetic material को destroy नहीं करते। Mainly in the light DNA that two strands become complementary if separated by heating came together when appropriate conditions are provided। दो strands गर्म करने से separate होती हैं, लेकिन अगर appropriate conditions उनको provide की जाती हैं तो उन conditions में रोज वो अपना पेयर फिर से डेवलप कर। जैसे ये देखिए, अगर ये कंडीशंस ये हैं, इनको सेपरेट करते हैं, सेपरेट कर में अगर कंडीशन डिप्राइड कर देंगे, ये दोनों मौके वापस अपने आप को इसमें फिर रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं अपनी चेंज को, पेयर को। तो इनफैक्ट डीएनए केमिकल रेस्ट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए, टू न्यूक्लिक एसिड। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन at the place of uracil also confirms additional stability। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बाकी डिटेल आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। हियर बोथ डीएनए एंड आरएनए दे आर एबल टू म्यूटेट, दोनों में अचानक चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। जो आरएनए बीइंग अनस्टेबल ये म्यूटेट फास्टर करता है, जबकि वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पान एंड दे म्यूटेट एंड एवॉल्व फास्टर, मतलब उसमें चेंजेस जल्दी होते हैं और एवोल्यूशन में ये ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉर प्रोटीन, आरएनए कोड जो है सिंथेसिस प्रोटीन उसके लिए करता है, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। डीएनए डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए के लिए आरएनए डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, and the protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The main discussion here indicates that both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA is more stable, is preferred genetic information. Transmission of genetic RNA is better. जो genetic information के लिए RNA better. Thank you. Again we will meet in the next video for continuing with the topic in this.